एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो प्यारे प्यारे क्यूट सी मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे इतना सपोर्ट करती है, इतना प्यारा कमेंट करती है, उनको आज मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट करे हैं, भाई क्या बोलूँ, जो मेरी एनर्जी मॉर्निंग में ज़ीरो थी उसे आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ते पढ़ते वो 200 तक पहुंच गई थी। मैं दिल से आप लोगों को जितना शुक्रिया करूं वो कम है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, आपके कमेंट से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना मैं दोबारा से एनर्जेटिक और इतना इंस्पायरिंग फील करती हूँ कि पूछो मत। सीरियसली गाइस, आप लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोगों के एक लाइक और कमेंट से मुझ पे कितना इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों के एक कमेंट सचमुच में मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है। जिस तरह से आप लाइक नहीं करते तो मैं डीमोटिवेट फील कर रही थी, वैसे ही मैं काफ़ी मोटिवेट भी फील कर रही थी। और मैं बहुत अपसेट होके यूट्यूब छोड़ने की या फिर स्टोरी नहीं लिखूँगी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती गाइस। ये मेरा पैशन है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। बस मैं जो भी फील करती हूँ, मैं शायद नेचर ऐसा है कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे अपसेट होती हूँ तो शेयर कर देती हूँ, खुश होती हूँ तो शेयर कर देती हूँ। जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ तो मैं शेयर कर रही हूँ। चलिए अब स्टोरी पे वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा फैन फिक्शन का नाम है लव एट फर्स्ट साइट, यही हमारी फैन फिक्शन की पूरी स्टोरी है। हमने अनटेंट में देखा था कि किस तरीके से लांगवांग जी को विंग से लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। इस फैन फिक्शन में भी वही सब कुछ होगा। ये एक मॉडर्न एरा बेस है, इसमें आपको ओमेगा वेरिएंट वाले टर्म्स सुनने को नहीं मिलेंगे, यानी ये और इस टाइप के फिर आपको टर्म्स सुनने के लिए मिलेंगे। दूसरा, इस फैन फिक्शन की स्टोरी जो है वो अनटेन से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। कैरेक्टर्स वही रहेंगे, स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न एरा है ये, तो मैं वो भी इसी वजह से आपको पहले ही बता रही हूँ। आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज लांगवांग जी की लाइफ का शायद सबसे स्पेशल डे है। आज उनकी लाइफ का वो ड्रीम्स ट्रू हो रहा है, जिसे वो शायद आज 13 साल की कम उम्र से देखने लगे थे। आज वांग जी की शादी का दिन है। उसकी शादी उतनी ड्रीम वैसी तो नहीं है जैसे लांगवांग जी ड्रीम कर रहे थे, यानी एक बिग फैक्ट वेडिंग तो नहीं है, लेकिन ये वेडिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया तरह से मतलब डेकोरेशन से की गई है। एक कोरिया के इस चर्च को में खड़े होकर वांग जी के दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं। ये पूरा का पूरा चर्च बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हुआ है। इसे डेकोरेट करने वाले उसी के ब्रदर और सिस्टर इन लॉ हैं। इन दोनों वांग जी की पसंद को बहुत अच्छे से जानते हैं और उतने ही अच्छे से वो वांग जी के पार्टनर की पसंद को भी जानते हैं। यही कारण है पूरी डेकोरेशन वांग जी और उसके पार्टनर की पसंद की है। यहाँ पूरी की पूरी डेकोरेशन हो या खाने की चीज़ें हो, वो सब बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा वांग जी इमेजिन करता था। हाँ, शायद क्राउड कम है क्योंकि बहुत बड़ी शादी नहीं है, बहुत सेलेक्टिव लोग हैं, जिसमें वांग जी के अंकल, उसकी सिस्टर इन लॉ की फैमिली और हाँ उसके पार्टनर के और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। ये एक अरेंज मैरिज, यही कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज ही है, बट ये मैरिज वांग जी के लिए तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वांग जी अपने पार्टनर या ये कह रहे अपने लवर के साथ कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ का तो ये बेस्ट दिन है। पर वांग जी क्यों खुश नहीं है? वांग जी को तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि उसे तो उसी इंसान से शादी करने का मौका मिल रहा है जिस इंसान को उसने बहुत दिल से चाहा था, जिसके लिए वो हमेशा सपने देखता था। पर फिर भी वांग जी आज इतना अपसेट क्यों है? क्योंकि वो जानता है उसका पार्टनर ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज कर रहा है और ये अभी वांग जी जानता है ये शादी हो तो रही है, लेकिन उस तरीके से उस प्यार में नहीं हो रही जैसे प्यार के करके दो लोग एक दूसरे से शादी कर दें, बल्कि सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि वांग जी अपने पार्टनर को, अपने प्यार को, अपने लव को सेव करना चाहता है। अपने पार्टनर की लाइफ सेव करने के लिए वांग जी ये शादी कर रहा है। वो जानता है कि इस वजह से उसका पार्टनर, उसका प्यार उससे नफरत कर रहा होगा। वो यही कारण है कि जब से वांग जी ने इस शादी की बात बोली है, तब से उसके प्यार ने उससे एक बार भी बात नहीं करी। एक बार भी वांग जी से उसने आंखों में आंखें डाल के देखा नहीं है। शायद वो बहुत ज़्यादा वांग जी से नाराज़ है, लेकिन वांग जी उसकी नाराज़गी भी सह लेगा, लेकिन वो उसके सेव करने के लिए कुछ भी कर लेगा। वांग जी शायद यही कारण है कि सबकी गुस्से नफ़रत को सहकर यहाँ पोडियम पे खड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि आज ये शादी उसके लिए, उसके पार्टनर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वांग जी अपनी सोच से तब बाहर आता है जब वो चर्च का डोर ओपन होता है।
और सामने से उसकी ब्रदर और सिस्टर इन लॉ उसके पार्टनर का हाथ पकड़ के एंट्री ले रहे हैं। जैसे ही वांग जी अपने पार्टनर को देखते हैं तो 1 मिनट के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं। अपने दिमाग में आ रही स्ट्रेस, अपने दिल में उठने वाला वो तूफान जिसके कारण वो सुबह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो सब शांत हो जाता है। हमेशा से ऐसे ही तो होता है, जब भी वांग जी इन आँखों को देखता है, इस चेहरे को देखता है तो सब कुछ भूल जाता है और फिर जो 1 मिनट के लिए इन्हीं सब मतलब इस चेहरे में, इस पर्सन की में गुम हो जाता है। ऐसा ही पहली बार हुआ था जब वांग जी ने इस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखा था, जब वो अपने स्कूल से बुली होके बहुत अपसेट होके दुख में वापस अपने घर आया था। 13 साल का वांग जी स्कूल में डेली बुली होता था। वांग जी बहुत शांत रहने वाला बच्चा था। वो जल्दी से किसी से बात नहीं करता था, जल्दी से उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, घर पे भी वो किसी के साथ ओपन नहीं था। हमेशा रिजर्व का एक होता है ना, चुप रहने वाला बच्चा, शांत रहने वाला बच्चा, किसी को कुछ ना बोलने वाला बच्चा था वांग जी। बस पढ़ाई करना और अपने मदर का वो पियानो प्ले करना, बस 2 ही काम वांग जी को करना पसंद था। उसके अलावा वांग जी के लाइफ में कुछ नहीं था। लेकिन उस दिन वांग जी की पूरी लाइफ बदल गई थी। जब वो स्कूल से वापस घर आया था तो उसने देखा था कि उसके घर पे कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं। ये कोई गेस्ट जो बैठे हुए हैं वो उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड यानी जियांग यानली के पेरेंट्स थे। यानली से वांग जी पहले भी कई बार मिला है, जब उसके ब्रदर ने यानली से वांग जी को मिलवाया था। लेकिन आज पहली बार वांग जी यानली की फैमिली से मिल रहा था। यानली की फैमिली के साथ उस 2 छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, जो करीबन एक 10-11 साल का, थोड़ा सा गुस्से में हेल्दी सा और सोफे पे हाथ बांधे हुए बैठा रहने वाला शायद यानली का वही छोटा भाई है जिसके बारे में यानली बताती है, जंचा। और दूसरी तरफ एक बनी स्माइल वाला एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा जो बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रहा है। वो कभी उछल के यानली की गोद में बैठ रहा है तो कभी उछल के जाके मतलब शिचैन के पास खड़ा हो जाता है। ये शायद वही है जिसके बारे में यानली पूरा टाइम बात करती रहती है। यानली का एडॉप्टेड ब्रदर यानी वी वुशियान। विंग को देखकर वांग जी की 1 मिनट के लिए सांस रुक जाती है। इतना प्यारा सा बनी सा बच्चा जिसके चेहरे पे सिर्फ स्माइल है, और वैसे ही वो बेबी कूदता हुआ उछलता हुआ विंग के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। वांग जी और विंग की एज में ज़्यादा अंतर नहीं है, शायद सिर्फ 1 साल का अंतर है। वांग जी अभी 13 साल का है और विंग शायद 12 साल का होगा, लेकिन दोनों के नेचर में ज़मीन आसमान का अंतर है। 13 साल का दिखने वाला वांग जी एज में काफ़ी बड़ा और मैच्योर है दिमाग से। वहीं विंग जो शायद दिखता तो 12 साल का है, लेकिन हरकतों से तो 7-8 साल का छोटा सा बच्चा ही लग रहा है। अभी भी उसके मुंह में खाना भरा हुआ है, हाथ में एक साइड पे कुछ स्वीट्स हैं और दूसरे हाथ को वो वांग जी के आगे करते हुए एकदम से बोलते, हेलो मेरा नाम वी फुशियान है। हाँ, विंग की यही हालत है, या कह दे आदत है कि वो किसी से भी पहली बार मिलता है तो सीधा उससे दोस्ती का ही बात करता है। विंग को पूरी दुनिया को दोस्त बनाने का एक अजीब सा शौक है। उसे सारी दुनिया फ्रेंड लगती है, और उसके एज के बच्चे हों या उससे बड़े बच्चे हों, अगर वो बच्चे हैं तो वो विंग के फ्रेंड की लिस्ट में होने चाहिए। यही सोच के विंग हर किसी से पहली बार मिलते ही क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे पूछ लेता है। उसने वांग जी से भी आज यही पूछा। वांग जी जिसने शायद पूरी अपनी 13 साल की उम्र में कभी किसी से दोस्ती नहीं की, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आगे बढ़ के किसी से फ्रेंडशिप कर सके, पर किसी ने उसके पास आकर भी तो कभी पूछा नहीं उससे दोस्ती के लिए। ये शायद विंग ही है जो पहली बार खुद से इतने प्यार से इतनी बड़ी स्माइल के साथ वांग जी से दोस्ती के लिए पूछ रहा है। वांग जी पहली बार बिना डरे अपने हाथ को आगे बढ़ा के, वो वांग जी जो शायद किसी के टच को कभी पसंद नहीं करता, उसे एक अजीब सी इरिटेशन होती है लोगों के टच से, लेकिन आज वो खुद आगे अपना हाथ बढ़ा के विंग के हाथ को पकड़ लेता है और वह अपने गर्दन हिलाता है में रिस्पॉन्स करता है। वहीं पीछे बैठे शिचैन को ये देख के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। शिचैन जानते हैं हमारा प्यारा वांग जी जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करता, और अगर विंग की दोस्ती को उसने एक्सेप्ट करा है तो उन्हें भी खुशी होती है। वहीं यानली के भी चेहरे पे खुशी आ जाती है। यानली और शिचैन की तुरंत शादी की बात हो जाती है, उन दोनों की शादी तय भी हो जाती है। वांग जी उस दिन के बाद शायद विंग से 1 या 2 बार ही मिला है, वो भी तब जब शिचैन और यानली एक दूसरे के साथ शॉपिंग पे जाते थे तो यमी वांग जी के साथ ले जाते थे, तो वहाँ से यानली भी विंग को अपने साथ ले आती थी। अधिकतर वांग जी ने नोटिस किया था
कि यानली आजकल हमेशा विंग को अपने आसपास ही रखती है। वो कभी भी विंग को अकेला घर पे छोड़ के नहीं आती। वो जानता नहीं है कि ऐसा जब उसके इतना दिमाग नहीं था ना, उस बच्चे जैसा दिमाग था, उसने शायद तब नोटिस ही नहीं किया था। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद उसने अपने ब्रदर और अपने अंकल की बात सुन के उसे पता चल गया था ऐसा क्यों हुआ था। जब उसने अपने ब्रदर की और अंकल की ये बात सुनी कि यानी शादी के बाद विंग के साथ ही यहाँ आएगी, विंग शादी के बाद लैंड मेंशन में ही रहेगा, ये बात सुन के विंग के मन यहाँ रहने की बात सुन के वांग जी के मन में तो जैसे लड्डू फूटा। उसे वो प्यारा सा उसका पहला दोस्त बहुत पसंद आया था, और जब उसने ये बात सुनी कि अब वो यहाँ रहेगा तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात थी। लेकिन जब उसने नेक्स्ट टाइम सुनी तो उसे विंग के लिए दुख भी हुआ, जब उसे पता चला कि यह विंग की अडॉप्टेड मदर यानी मैडम यू विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। और आजकल उन्हें जब मौका मिलता है तो अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो कई बार विंग को बिना बात के टॉर्चर भी करती हैं। उस छोटे से बच्चे को गुस्से में बेल्ट से, कभी स्टिक से बहुत मारती भी हैं, जिसके कारण आजकल विंग थोड़ा शांत रहने लगा है। यानी को डर है कि जब वो उसे वहाँ छोड़ के आ जाएगी तो कौन विंग को सेव करेगा। अधिकतर तो वही विंग को सेव करती है, क्योंकि उसके फादर तो घर से बाहर रहते हैं काम से, वो घर पे रहती है तो वो विंग को सेव कर लेती है। इससे उसे डर था कि अगर वो वहाँ विंग को छोड़ देगा तो उसकी मदर उसे पता नहीं कितना परेशान करेंगी, कितना टॉर्चर करेंगी। इसलिए वो उसने शिचैन के सामने ये रिक्वेस्ट करी है, और शिचैन ने अपने अंकल को सब सच बता दिया। उसके अंकल जब मैडम यू की ये बातें सुनते हैं तो उन्हें भी मैडम यू पे बहुत गुस्सा आता है। वो जानते हैं मैडम यू वांग जी मतलब विंग को पसंद नहीं करती, क्योंकि विंग उन्हीं के फादर के पुरानी लवर यानी चांसा नॉट फादर आई एम सॉरी हस्बैंड के पुराने लवर यानी चांसा सरन का बेटा है। और अधिकतर विंग के अंदर चांसा सरन की छवि भी दिखती है, तो उन्हें विंग के ऊपर खुंदस आती है। लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा एक इनोसेंट सोल पे निकालना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है जो मैडम यू करती हैं। इसलिए लान कुरैन तुरंत शिचैन के बात पे अग्री कर जाते हैं और एकदम से सर्वेंट से को वहाँ पे बुला के ऑर्डर दे देते हैं कि वांग जी के पास वाला रूम जो अभी एम्प्टी है, गेस्ट रूम एक्स्ट्रा गेस्ट रूम की तरह ट्रीट किया जाता है, उस रूम को रेडी कर दिया जाए। वांग जी की तरह उस जो भी सामान विंग को चाहिए उस रूम में रख दिए जाएं। वांग जी भी खुशी और एक्साइटमेंट में सर्वेंट के साथ खुद उस रूम को रेडी करवाते हैं, जिस बात से कुरैन और शिचैन थोड़ा शॉक तो होते हैं। लेकिन शिचैन समझ रहे हैं कि वांग जी के अंदर ये पहली बार जो फ्रेंडशिप करी है उसकी एक्साइटमेंट है। वांग जी जो सेम एकदम विंग की एज का है और उसे आइडिया है कि किस तरह की चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं। उसे तो शायद कम पसंद है, लेकिन उसे अपने साथ के बच्चों की थोड़ी सी चॉइस पता है। वो उसी तरह से विंग की चॉइस के अकॉर्डिंग उस रूम को डेकोरेट करवाता है। पूरे के पूरे लाइन मेंशन में मतलब एक तो होता है ना सर्वेंट और जो लोग वहाँ काम करते हैं गार्ड्स या लेबर, वो ये देख के काफ़ी खुश होते हैं कि उनके जूनियर या एक तरह बॉस या ये कह दीजिए उनके सेकंड जो मास्टर हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी की एंट्री पे। जब यानली विंग के साथ वहाँ आई थी तो सचमुच में विंग और वांग जी की बहुत जल्दी दोस्ती होगी। हमारा विंग तो एक पानी की तरह जो जहाँ जाता है उसी शेप में ढल जाता है, और यही हाल विंग ने यहाँ किया था। शुरुआत में कुरैन तो उससे बहुत परेशान हुए थे, उसकी बदमाशी से, हमेशा घर में तोड़फोड़ करने से, हमेशा शोर मचाने से, डिसिप्लिन में ना रहने की आदत से। कुरैन ने तो कई बार विंग को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन दिल से वो कभी विंग से गुस्सा या नफरत नहीं करते थे जैसे मैडम यू करती थी। हाँ, वो विंग को डिसिप्लिन की क्लासेस देते थे, कई बार उसे थोड़ी छोटी मोटी पनिशमेंट देते थे कि आज तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा या आज तुम पूरा दिन रूम के बाहर घुटनों पे बैठोगे। इन शॉर्ट अगर वो बहुत बड़ी गलती कोई कर दे तब, वरना अधिकतर तो वो उसे रिटर्न पनिशमेंट या फिर 10 बार सॉरी लिखोगे या इस टाइप की पनिशमेंट दे देते, जिससे वो विंग को सिर्फ डिसिप्लिन करना चाहते थे। पर दिल से वो भी विंग के इस घर में रहने से काफ़ी खुश थे, क्योंकि घर का माहौल बिल्कुल वैसा हो गया जैसे बच्चों के साथ घर में होता है। उसके दोनों नेफ्यू यानी लान शिचैन और लान कुरैन तो कभी ऐसे नहीं थे, वो हमेशा शांत रहते थे। लेकिन विंग तो बच्चों वाली तरह घर में उछल कूद, शोर शराबा, कहीं लॉबी में बैट बॉल खेलने लगता था, कभी शाम को नीचे सारे टॉयज़ बिखेर के उनके साथ खेलने लगता था। उसकी ये शरारतें कुरैन को कभी गुस्सा तो कभी प्यार भी लाते थे। इसलिए विंग की एक बहुत अच्छी लाइफ थी। वहीं धीरे धीरे कुरैन और शिचैन यहाँ तक कि यानली भी नोटिस करती थी कि वांग जी के नेचर में या वांग जी का विंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। वांग जी और विंग एक ही स्कूल में आ गए थे, और जैसे ही स्कूल में पहुँचे थे
तो वांग जी को बुली करने वालों को विंग ने अच्छी क्लास ली थी। विंग ने उन सबको सिखा दिया था कि बुली करना क्या चीज़ है। उसने वो हाल किया था उन लोगों का कि वो लोग खुद वांग जी के पास आके उससे सॉरी बोलते थे। इन शॉर्ट वांग जी से जूनियर था 1 साल विंग, लेकिन वांग जी को ऐसे सेव करता था जैसे वो बड़ा हो और वांग जी छोटा हो। वांग जी और विंग की फ्रेंडशिप ऐसे ही चलती रहती। स्कूल भी बहुत अच्छे से बीता था और वैसे भी वांग जी और विंग की एक नेचर में चेंज भी नोटिस हो रहा था, जहाँ वांग जी बहुत ज़्यादा विंग को लेके पजेसिव, विंग के लिए केयरिंग, विंग के सराउंडिंग में रहना पसंद करता था। वहीं विंग तो सबको अपना दोस्त मानता था। एक बार विंग और वांग जी की काफ़ी बड़ी लड़ाई भी हुई थी, जब विंग ने किसी और से फ्रेंडशिप कर ली थी और वांग जी इस चीज़ से नाराज़ हो गए। गुस्से में उससे कई दिन तक बात नहीं की थी और विंग ने उससे बात करने के मारे अपनी बालकनी से उसकी बालकनी में जंप लगा दी थी, जिसके कारण वो ऑलमोस्ट नीचे गिरते गिरते रह गया था, जिसके कारण बाद में उसकी खूब सारी पिटाई और खूब सारी डांट भी पड़ी थी। यानली ने उसे पहली बार हाथ उठाया था क्योंकि यानली सचमुच में डर गई थी कि कहीं विंग उस बालकनी से गिर जाता तो क्या होता। और वहीं विंग को भी जब ये पता चला था कि शायद उसने वांग जी को मनाने के चक्कर में ज़्यादा कर दिया, और वांग जी को जब ये महसूस हुआ था कि उसके चक्कर में विंग ने ये सब किया, तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हो गया था। और उस दिन से उसने विंग को आज़ादी दे दी थी कि वो जिससे चाहे उससे फ्रेंडशिप कर ले, क्योंकि उसके उस पर समझ में आ गया था कि वांग जी की लाइफ में जितना विंग स्पेशल है, शायद विंग की लाइफ में वो उतना स्पेशल नहीं है। उसका रीज़न ये था कि वांग जी तो समझ गया था कि वो एक गे है। वो विंग को उस तरीके से प्यार करता है जिस तरीके से शायद उसकी ब्रदर अब उसकी सिस्टर इन लॉ को करते हैं, लेकिन वो विंग उस टाइप से वांग जी के लिए नहीं सोचता। वो उसके मन में शायद इस तरह की फीलिंग नहीं ला पाएगा। ये भी एक कारण था कि वांग जी थोड़ा सा विंग से रिजर्व भी रहने लग गया था, और उसका ये रिजर्व रहना कुरैन, शिचैन और यानली को भी नोटिस होता था। वो तीनों भी वांग जी की फीलिंग को समझ चुके थे। वो जानते थे कि वांग जी विंग को किस लेवल का प्यार करता है। उन्हें पता था जो ये हो रहा है वो आगे जाके एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी तो वो इन दोनों के बीच में इंटरफेयर ना करने का ही डिसाइड करते हैं। वहीं वांग जी अपनी फीलिंग को अपने अंदर ही रखने का डिसाइड करता है। वो अपनी ब्रदर और अपनी सिस्टर इन लॉ को भी समझा देता है कि वो नहीं चाहता कि वो लोग कभी भी विंग के आगे उसकी फीलिंग के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि वो विंग की फ्रेंडशिप नहीं खोना चाहता था। शायद विंग को हमेशा गर्ल्स के बीच में देखना भी वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। ऑब्वियसली विंग उसका फर्स्ट लव था, उसकी लाइफ का वो पर्सन था जिसने उसकी लाइफ में इमोशंस क्या होते हैं वो रियलाइज़ करवाए थे। तो उसके लिए विंग को किसी और के साथ देखना हमेशा से हार्ड था, लेकिन वो फिर भी अपनी फीलिंग को अपने अंदर रखता था और यही सोच के खुश होता था कि कम से कम वो उसके साथ तो है, कम से कम फ्रेंड ही सही पर विंग उसकी लाइफ में है। और वो ये भी जानता था कि चाहे पूरी दुनिया से वो दोस्ती करे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो वो हमेशा वांग जी को ही मानता है। और इतना ही विंग के लिए मतलब वांग जी के लिए विंग का इतना अटेंशन ही काफ़ी था। वो हमेशा से यही सोचता था कि वो कभी भी अपनी फीलिंग विंग को सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा, बट हाँ वो विंग के साथ रहना चाहता था। चीज़ें तब बदली जब वांग जी और विंग कॉलेज से बाहर आए। कॉलेज भी इन दोनों ने एक साथ ही किया था। इन दोनों का मेजर भी सेम ही था, जहाँ विंग का था म्यूज़िक और आर्ट, वहीं वांग जी का था लिटरेचर और म्यूज़िक। ये दोनों एक ही कॉलेज में थे, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज था चाइना का। लेकिन सिचुएशन तो तब बदली जब कॉलेज और में विंग और वांग जी एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहने लगे थे। विंग की काफ़ी सारे फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स भी बनती थी। हर महीने विंग किसी नई लड़की का गर्लफ्रेंड बनाता था और महीने के एंड में उसे ब्रेकअप कर देता था कि वो स्पार्क उसे फील नहीं होता। वो उस स्पार्क के चक्कर में उसने कितनी सारी लड़कियों के दिल में को तोड़ा है कोई बता नहीं सकता। वहीं वांग जी हमेशा विंग के साथ ही रहता था। उसे पता था कि विंग जब फर्स्ट टाइम उसके सामने आया था गर्लफ्रेंड वाली बात से, तो उसे हर्ट तो बहुत हुआ था। काफ़ी दिन तक वो रोज़ रात में रोता भी था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा था। लेकिन जब 1 महीने बाद उसे पता चला था कि वांग जी को मतलब पता चला था कि विंग का और उस लड़की का ब्रेकअप हो गया, तो उसे शॉक भी लगा था। उसे समझ में आ गया कि विंग एक ऐसा चिड़िया है या ऐसा बर्ड है जो एक नेस्ट में तो नहीं रह सकता। यही कारण था कि वो एक लड़की के साथ तो रह नहीं सकता। वैसे भी वांग जी को विंग पे बहुत ट्रस्ट था। वो विंग लड़कियों के साथ घूमता था, अच्छे से उनके से बातें करता था, डेट करता था, लेकिन फिजिकली
फिजिकल कभी किसी के साथ नहीं होता था। तो एक तरीके से वो ये चीज़ सिर्फ फ़न के लिए करता था, लेकिन कभी किसी की इमोशंस के साथ नहीं खेलता था। कभी किसी लड़की को सीरियस करके उसे प्यार में डाल के उसने कभी ऐसा नहीं किया था। इसलिए वांग जी भी विंग की इन हरकतों को काफ़ी बार अवॉइड करता था। लेकिन लाइफ में साइड डाउन तब हुआ जब वांग जी ने सबके सामने, यानी घर पे, जब उनकी ग्रेजुएशन के बाद ये लोग पहुंचे थे, सबसे बड़ा बम फोड़ा था। और वो ये था कि वो अब चाइना से बाहर कोरिया में शिफ्ट हो रहा है। उसने एक बहुत बड़ी कोरिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी एक होता है ना कंपनी में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। वो एक के पॉप आइडल बनना चाहता है और इसके साथ उसी के कुछ स्कूल कॉलेज मेट हैं जो दे रहे हैं। अब वो लोग मिलके उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके हैं और विंग ने एक अपना खुद का के पॉप ग्रुप बना दिया है जिसका नाम ईलिंग है। ईलिंग में वो उसका बेस्ट फ्रेंड जनचा, मतलब कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड जनचा और नी हुसैन है, और एक शायद उस और फ्रेंड होगा जो वहाँ जब लोग वहाँ जाएंगे तो उनके साथ ज्वाइन करेगा। ये बात सुनने के बाद यानली और शिचैन को थोड़ा शौक तो लगा था, वहीं कुरैन को थोड़ा गुस्सा आया था। कुरैन विंग से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी से डिस्कस करे ले लेगा। वहीं वांग जी तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। उसे लगता था कि माना विंग और वो अब पहले की तरह 24 घंटे एक दूसरे के साथ नहीं रहते, लेकिन विंग उसे इतनी बड़ी बात नहीं डिस्कस करेगा और कोरिया शिफ्ट होने वाली बात उसे छुपाएगा। उससे काफ़ी हर्ट हुआ था। वो तो रूम को छोड़ के ही वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ इस बात से याली और शिचैन ने मतलब विंग पे गुस्सा भी किया था। बट हाँ, एंड में जब विंग ने सबको बताया कि ये उसका ड्रीम है, वो हमेशा से म्यूज़िक में कुछ करना चाहता था, वो एक अच्छा सिंगर भी है, ये लोग भी इस बात को जानते हैं, तो उन लोगों ने भी कुरैन को मना लिया था। और कुरैन भी विंग की लाइफ है और वो एक होता ना एक डोमिनेटिंग पेरेंट्स नहीं बनना चाहते और वो चाहते हैं कि जो मन है वो करे, इसलिए वो विंग को जाने तो देते हैं। लेकिन ये लोग जानते थे कि सबसे ज़्यादा हार्ड अगर किसी के लिए ये डिसीजन पड़ा होगा या मुश्किल है तो वो हमारे लांग वांग जी हैं। लेकिन लांग वांग जी जब विंग से मिलने नहीं आता और विंग के जाने का टाइम आने है तो विंग को महसूस होता है कि शायद उसने वांग जी को काफ़ी हर्ट कर दिया। इसी कारण वो अपने हमारे सामान पैक करने के बाद सीधा वांग जी के रूम में आया था और वांग जी के पास आया था। लंजा, तुम मुझसे नाराज़ मत हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, माना कि मैं कोरिया जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं ले सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा, वरना तुम मुझसे हर मंथ मिलने ज़रूर आना, मैं तुम्हारा वेट करा करूँगा। ये बात बोलने के बाद विंग तो वांग जी से इतना ही बोल के वहाँ से चला गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो वांग जी को कितना बड़ा पेन दे गया था। 6 महीने लगे थे वांग जी को विंग के जाने के बाद नॉर्मल लाइफस्टाइल में। वो हमेशा कुछ खाता नहीं था, रूम में बंद रहता था। उसकी ये हालत देख के एक बार तो कुरैन और शिचैन काफ़ी परेशान भी हो गए थे। उन्हें डर था कहीं वांग जी विंग के जाने के डिप्रेशन में ना चला जाए। वहीं दूसरी तरफ यानली भी विंग को अधिकतर बोलती थी कि वो एक बार बीच में आके सबसे मिलके चला जाए। वो डायरेक्ट तो नहीं बोल पाती थी कि खासकर लंजा से मिलके चला जाए, लेकिन वो कोशिश करती थी। लेकिन विंग क्या करे, वो उसने नया के पॉप ज्वाइन किया था, कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, कितना उन्हें एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए भी वो चीज़ काफ़ी हार्ड थी। बट जब शिचैन यानली कुरैन ने वांग जी को समझाया कि वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन किसी और पे अपनी फीलिंग थोप नहीं सकता, उसे इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। तो वांग जी ने अपनी फैमिली की बात सुन के उस चीज़ के वो बाहर भी आ गया था। यहाँ पे वांग जी ये समझ चुका था कि उसे विंग के साथ रहना है, लेकिन विंग को फोर्सफुली अपने साथ रखने की जिद नहीं बांधनी चाहिए। और उस दिन वांग जी विंग को पूरी तरह से उस पर मूव ऑन करने के बारे में सोच के कोरिया मिलने गया था। और जब वो वहाँ पहुँचा था तो वो सचमुच में विंग से ऑलमोस्ट मूव ऑन कर चुका था, क्योंकि वहाँ जाते ही वांग जी को विंग एक की जो होती है ना कंपनी में, जब वो मिलने गया था तो उसने देखा था कि विंग ने एक गर्लफ्रेंड बना ली है और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं। वो सीन वांग जी की लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर था, लेकिन वांग जी उस समय कुछ नहीं कर सकता था। वो बिना विंग से मिले वहाँ से वापस आ गया और उस दिन उसने अपने आप को इतना पत्थर का बना लिया और ये डिसाइड कर लिया कि वो विंग को कभी पाने की जिद नहीं करेगा। लेकिन आज ये सब कुछ अलग है। आज वांग जी की जिद ही है जो विंग को ज़बरदस्ती ये शादी करवा रहे हैं। जो ग्रूम इस समय वांग जी के सामने खड़ा है
उन आँखों में ना ही कोई शाइन है और ना ही वो प्यार है जो कभी वांग जी के लिए विंग की आंखों में होता था। आज तो वांग जी के लिए विंग की आंखों में एक गुस्सा है, और उतना ही गुस्सा विंग को अपने साइड में खड़ी अपनी सीजे और अपने ब्रदर इन लॉ यानी शिचैन पे आ रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग सब लोग विंग को फोर्सफुली इस शादी को करने पे मजबूर करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करके। अब प्रीस्ट बीच में खड़ा होकर इन लोगों से पूछता है, क्या आप एक दूसरे को हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? वहीं वांग जी तुरंत यस बोलता है, तो वहीं विंग तो थोड़ा सा नाराज़गी और गुस्से में बिना मन के यस बोलता है। जहाँ एक तरफ वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ अब लाइफ टाइम के लिए बंद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विंग के दिमाग में बहुत गुस्सा है अपनी फैमिली को लेके, अपने साथ हो रही सिचुएशन को लेके। जब प्रीस्ट बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे को केस करके इस शादी को लॉक कर लीजिए, तो विंग को लगता है कि अब उसे यहाँ से भाग ही जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले विंग उस पोडियम से उतर पाता है या मूव कर पाता, वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसकी कमर पे रख के उसे सबके बीच में ज़ोर से पैशनेटली किस करने लगता है। ये चीज़ वांग जी के और विंग के लिए काफ़ी शौक थी। वांग जी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर देगा, लेकिन वो अपनी शादी को लॉक करना चाहता था। वहीं विंग को उम्मीद नहीं थी कि उसका वो बेस्ट फ्रेंड जिसपे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, जिसके लिए शायद वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था, जिसके सराउंडिंग में आज उसी के साथ विंग को इतना अनकंफर्टेबल फील होगा। वांग जी विंग को ऐसे पैशनेटली सबके बीच में केस कर लेगा, ये चीज़ विंग ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो थोड़ा सा गुस्से में वांग जी को अपने से दूर करता है और फिर इतनी मतलब ऐसे बोलता है कि उसके आसपास में सिर्फ उन दोनों ही सुन सके। गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, तुमने ये सही नहीं किया लंजा, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, लेकिन तुम इस तरीके से मुझे फोर्सफुल ब्लैकमेल करके इस शादी को करने के लिए मजबूर करोगे, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिस्टर लान वांग जी, तुमने ये शादी मुझसे फोर्सफुल करी है, लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि तुम इस चीज़ के लिए पछताओगे। डोंट एक्सपेक्ट मी लंजा कि मैं पुराना विंग बन के तुम्हारे साथ रहूँगा। आज से तुम्हारे लिए मैं विंग नहीं बल्कि इलिंग पेट्रियार्क हूँ, वो इलिंग पेट्रियार्क जिसे आधा कोरिया जानता है। और ये बात बोलने के बाद भी गुस्से में वांग जी को वहाँ पे धक्का देके गुस्से में उस पोडियम से उतर के सबको ऐसे खड़ा छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन वांग जी वहाँ ऐसे ही खड़ा रहता है, थोड़ा सा उसकी आंखों से आंसू तो बहते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्टली वहाँ खड़ा रहता है, जिससे शिचैन और वयांग वांग जी के पास आते हैं। लेकिन वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, आपको क्या लगता है क्या उन्होंने हमारी पिक्स क्लिक कर ली होंगी? इस बात पे वो लोग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और गर्दन हिलाते हैं। इसके बाद वांग जी मन में कहते हैं, मैं जानता हूँ हाँ विंग, तुम मुझसे बहुत नफरत कर रहे हो। मेरे इस फैसले से मैंने तुम्हारी और अपनी वो दोस्ती पूरी तरह से बर्बाद कर ली है, लेकिन ये एकदम सही डिसीजन है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए तुम्हारी आंखों में कितनी नफरत सहनी पड़े, पर तुम्हारी जान बचाने के लिए, तुम्हें सेव करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी इंसान से लड़ सकता हूँ। और ये बात बोलने के बाद वांग जी वहाँ पे खड़ा रहता है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो गाइस आपको क्या लगता है क्या हुआ जो वांग जी ने विंग को फोर्सफुली शादी करने पे मजबूर किया, और क्या रीज़न है कि वांग जी और विंग जो एक टाइम पे इतने क्लोज हैं, इतने प्यार करते थे एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ही सही, वो अब एक दूसरे से इस तरह से फोर्सफुली शादी कर रहे हैं। उसके लिए प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना एंड हाँ कमेंट में मुझे